नमस्कार, मैं रविश कुमार। खबरों की दुनिया में सूत्रों को लेकर भूचाल आया हुआ है। या तो सूत्र बदल गए या फिर पत्रकार नहीं रहे। सवाल है कि गलत जानकारी देने वाले पत्रकार गलत जानकारी देने वाले सूत्रों के साथ क्या करते हैं। क्या गलत जानकारी देने के बाद भी उन सूत्रों के संपर्क में रहते हैं या नए सूत्र बना लेते हैं जो नए सिरे से गलत जानकारी दे सके। एक पाठक और दर्शक के लिए सूत्रों के हवाले से आने वाली खबरों और पत्रकारिता के संकट को समझना जरूरी हो जाता है, ताकि पता रहे कि खबरों के लिए जिन जरूरी तत्वों पर आप भरोसा करते हैं वह भरोसे के लायक है भी या नहीं। सूत्रों के हवाले से हर बार मुख्यमंत्री बनने और हर बार नहीं बनने का रिकॉर्ड गुजरात के नितिन भाई पटेल के नाम हो सकता है। उसी तरह सूत्रों के हवाले से हर बार उप मुख्यमंत्री बनने और हर बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनने का रिकॉर्ड गुजरात से ही यूपी गए AK शर्मा के नाम हो सकता है। नितिन पटेल 2014 के बाद से ही सूत्रों के हवाले से मुख्यमंत्री बनाए जा रहे थे। इस बार भी मुख्यमंत्री पद के लिए नाम चला, लेकिन सूत्रों ने यह नहीं बताया कि नितिन पटेल मंत्रिमंडल से ही बाहर होने जा रहे हैं। उसी तरह AK शर्मा को भी पत्रकारों ने सूत्रों के हवाले से कई बार यूपी का नया उप मुख्यमंत्री बनवाया है। AK शर्मा कभी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बन पाए और इन दिनों प्रदेश बीजेपी के 17 उपाध्यक्षों में से एक हैं। AK शर्मा 1995 से 1997 के बीच गुजरात के मेहसाणा के जिलाधिकारी रहे हैं। नितिन पटेल उसी मेहसाणा के कड़ी क्षेत्र से विधायक थे जब 1995 में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने थे। मेरी राय में दोनों चाय पे चर्चा करें और इन सूत्रों का पता लगाएं। मूड हो तो कुछ हमें भी बताएं। बीजेपी कवर करने वाले कई पत्रकारों की पहचान बीजेपी और उसके नेता के बचाव और वाहवाही करने वालों की हो चुकी है। इससे भ्रम होता है कि सत्ता के भीतर उनकी काफी पैठ है और खबरों पर पकड़ है, लेकिन इस मामले में उन्हें भनक तक नहीं लगी कि गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्य में क्या होने वाला है। एक पत्रकार का नाम अपवाद के तौर पर यहां लाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा फोकस पत्रकारिता के तंत्र के भीतर आए विध्वंस पर है। माना जाता है कि पार्टी जब विपक्ष में होती है तब पत्रकारों की पहुंच ज्यादा सुलभ हो जाती है। कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दलों में भी पत्रकारों को अब कुछ भनक तक नहीं लगता और ना उन्हें कवर करने वाले पत्रकार ऐसी खबर लिखते हैं जिससे पार्टी के भीतर की कुछ जानकारी मिल सके। जिस तरह से बीजेपी कवर करने वाले पत्रकार खाली हाथ बैठे रहे, वही हाल पंजाब में कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों का हुआ। लगता है पत्रकारिता को भी अब इस तरह के पत्रकार चाहिए जिनकी खबर या तो गलत हो या वे गलत खबरों को आत्मविश्वास के साथ पेश कर सकें। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम तो किसी सूत्र ने नहीं लिया, लेकिन सूत्रों ने जिनका नाम लिया वे मुख्यमंत्री नहीं बने। किसी एक चैनल का नाम लेना ठीक नहीं, क्योंकि ज्यादातर न्यूज चैनलों और वेबसाइट में चन्नी से पहले सुखजिंदर रंधावा का नाम सूत्रों के हवाले से छप गया। फिर सूत्रों का मन बदला और अंबिका सोनी का नाम चलवा दिया। तभी सूत्रों को लगा होगा कि सुनील जाखड़ का नाम चलवाते हैं, तो सुनील जाखड़ का चलवा दिया। बीच बीच में सूत्रों को ब्रेक लेना होता था तो नवजोत सिंह सिद्धू का ही नाम चलने लगता था। अब कोई सूत्र था भी या नहीं, यह एक खुला प्रश्न है। मुमकिन है सूत्र ना हो और यह भी हो सकता है कि पत्रकार ही आपस में एक दूसरे के सूत्र बन गए हों। भूपेंद्र पटेल और चरणजीत सिंह चन्नी का मुख्यमंत्री बनना बता रहा है कि राजनीतिक पत्रकारों की जरूरत समाप्त हो चुकी है। सूत्र पत्रकारिता की जान है। इसकी रक्षा करना एक पत्रकार का धर्म माना जाता है, पेशेवर धर्म। लेकिन यहां सूत्र के नाम पर ही पत्रकार पत्रकारिता की हत्या करने लगे हैं। सूत्रों के नाम पर आए दिन प्लांट होता रहता है। फिलहाल यहां जो संकट दिख रहा है वह कुछ पत्रकार और सूत्रों के अनुसार छपी खबर के गलत निकल जाने का संकट नहीं है। यह बता रहा है कि पत्रकारिता के भीतर संपर्क बनाने और खबरों को सूंघ लेने और खोज लेने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस पूरी प्रक्रिया में चैनलों और अखबारों ने निवेश करना बंद कर दिया है। पत्रकारों ने जिन्हें मौका मिला है उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया है। पत्रकार चाटुकारिता के मामले में सत्ता का करीबी लग सकता है, लेकिन खबरों के मामले में वह भी उतना ही दूर और लाचार नजर आ रहा है। अगर सिर्फ यही पूछ लिया जाए कि आज आपकी क्या खबर है, इस हफ्ते की आपकी क्या खबर है, तो
तो बहुत से पत्रकार ट्विटर पर जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि न्यूज रूम में उनसे अब पूछा नहीं जाता है। दूसरा, सत्ता और पार्टी के भीतर पत्रकारों के लिए दरवाजे बंद किए जाने लगे हैं। सत्ता से उसका संबंध ट्विटर के जरिए ही रह गया लगता है। 31 साल के धवल पटेल ने पिछले साल मई में जब सूत्रों के हवाले से खबर लिख दी कि विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, तब पुलिस ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा कर दिया। उनकी खबर को वेबसाइट से हटाया गया और धवल पटेल गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में धवल पटेल ने भारत ही छोड़ दिया। यह प्रसंग बताता है कि सूत्रों के हवाले से सही खबर करने पर जेल हो सकती है, गलत खबर करने से कुछ नहीं होता है। क्या राजनीतिक पत्रकारिता का अंत हो चुका है? नेता ही अब खुद से राजनीतिक पत्रकारिता करने लगे हैं। आज ओलंपिक समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो साझा किया। ये वीडियो ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ उनकी बातचीत पर बनाया गया था। मल्टीपल कैमरे से शूट किया गया था और इसकी शानदार एडिटिंग की गई थी। खास अनुभव बताना है तो मुझे बताइए, मैं सुनना चाहूंगा। हमारे लिए सबसे बड़ी अमानत तो यही थी कि हम हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में पहुंचे ओलंपिक्स के। उसी तरह से राहुल गांधी ने राजीव गांधी और उनके पायलट जीवन को लेकर अपने प्रसंग को साझा किया और पूरी बातचीत और जो साझा कर रहे हैं उसकी एडिटिंग कांग्रेस की तरफ से की गई। And it's the plane my father first flew commercial on. See, that's the real thing. एक तीसरा उदाहरण तृणमूल के सांसद डेरेक ओब्रायन का देना चाहता हूं, जिन्होंने पेगासस जासूसी कांड को लेकर कई वीडियो बनाए और अपना बयान हिंदी और अंग्रेजी में दर्ज कराया और अपने सारे सवाल पूछे। ये तीनों काम पत्रकारों को करने चाहिए थे, लेकिन ये तीनों काम नेताओं ने खुद किए। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा टीवी को बंद कर संसद टीवी लॉन्च हुआ है। पुराने पत्रकार निकाल दिए गए। पेशेवर पत्रकारों की जगह सांसद ही सांसद का इंटरव्यू कर रहे हैं। राजनीतिक दल वाकई पत्रकारिता को लेकर आत्मनिर्भर होने लगे हैं। राजनीतिक पत्रकारों की जरूरत तो रहेगी, भले ही उनकी वरिष्ठता के अनुसार अब वैसी खबरें नहीं मिला करेंगी। ट्विटर पर अनिंद्यो चक्रवर्ती ने राजनीतिक पत्रकारिता के संकट को संक्षेप में रखने का प्रयास किया है। न्यूज राष्ट्र, राज्य और सत्ता के सिस्टम का रोजनामचा है। किसी भी न्यूज संगठन के 3 प्रमुख बीट होते हैं, जिससे पता चलता है कि राज्य नाम की संस्था के भीतर क्या चल रहा है। राजनीति और सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अर्थव्यवस्था और बिजनेस, इन तीनों बीट से आने वाली खबरें आमतौर पर अखबारों के पहले पन्ने पर होती हैं और न्यूज चैनलों में हेडलाइन की जगह पाती हैं। बाकी सारे मुद्दों को पीछे हटना पड़ता है। एक तरह से यह फॉर्मूला बन गया है कि न्यूज रूम में किस खबर को पहले नंबर या पहले पेज पर रखा जाएगा। इन तीनों बीट को कवर करने वाले रिपोर्टर की हर मामले में सबसे तेज तरक्की होती है और वही राजनीतिक संपादक या न्यूज एंकर बनते हैं। संपादक बनकर भी वे इसी प्रक्रिया को बनाए रखते हैं। पाठकों और दर्शकों की ट्रेनिंग भी इसी तरह से खबरों को पढ़ने और देखने की हो जाती है। उन्हें लगता है कि सत्ता, अर्थव्यवस्था और रक्षा की खबर ही असली खबर है। इस तरह की बीट के रिपोर्टर और संपादक सत्ता से अपने संबंध बनाए रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं और जो कहा जाता है वही छापते हैं। ज्यादातर राजनीतिक खबरें किसी सोर्स की दी हुई होती हैं, इसलिए जो बड़ी खबर होती है वो कुछ और नहीं, प्लांट होती है। गुजरात और पंजाब में राजनीतिक पत्रकार इसलिए गलत साबित हुए क्योंकि पार्टी के भीतर सोर्स बनाने की प्रक्रिया ध्वस्त हो चुकी है। आप किसी भी 5-6 राजनीतिक पत्रकारों, राजनीतिक संपादकों के ट्विटर को फॉलो कर लें, देखिए कि वे क्या लिख रहे हैं। आपको समझ आ जाएगा कि ये इतना काम कर रहे हैं तो बीजेपी के असली लोग क्या करेंगे। फिर राजनीतिक दल के भीतर संपर्क होने का झांसा बचा हुआ है, इसलिए वे न्यूज रूम में बचे हुए हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप न्यूज एंकरों के मामले में देख रहे हैं। आजकल यह भी सुनने को मिलता है कि पार्टी लाइन से अलग लिख देने पर पार्टी के पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है, फिर मंत्रालयों के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। ऐसा हमेशा ही रहा है, लेकिन इस स्केल पर कभी नहीं रहा। राजनीतिक दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के छक कर सवाल पूछने का सिलसिला
खत्म हो गया है, लेकिन कभी था जरूर। अब तो उसे मुख्यालय में आने से ही रोक दिया जाएगा। सूत्र का हवाला देकर अगर रिपोर्टिंग कोई पत्रकार कर रहा है तो ये वाजिब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दो बात है कि वाकई खबर जो की जा रही है उसमें तथ्य और सत्य है, या वो कहीं से तय किया गया है कि भाई आपको यही कहना है। आपकी पूरी रिपोर्टिंग की धार, आपकी पूरी रिपोर्टिंग की दिशा, आपकी पूरी कहानी, आपका पूरा कथ्य यही होना चाहिए। और ये बताने के लिए, ये कहने के लिए, ये रिपोर्ट बनाने के लिए आप चाहे रिपोर्ट में तथ्यों का हवाला दीजिए, सत्य का हवाला दीजिए या सूत्र का हवाला दीजिए, कोई मतलब किसी संस्थान को नहीं है। तो आज की तारीख में अगर आप पूछ रहे हैं तो सूत्र हो या असूत्र हो, सब के सब बराबर हो गए हैं। लोग अपने तई अपनी बात कहते हैं, जो उनके चैनल को चाहिए, जो उनके मीडिया संस्थान को चाहिए। ले देकर अपने देश में आज के दौर में जो प्रिंट मीडिया के कुछ, खासकर जो अंग्रेजी के कुछ अखबार हैं, मलयालम के हैं, बंगला के हैं, तमिल में भी कुछ एक है और दूसरी और भाषाओं में भी हैं, लेकिन हिंदी की बहुत बुरी स्थिति है प्रिंट में भी। तो यही ले देकर कुछ भरोसे की रिपोर्टिंग है। और प्लस जो वेबसाइट्स हैं, कुछ एक वेबसाइट्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बाकी जो टीवी चैनल्स हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने पत्रकारिता की मट्टी पलीत कर दी है। और उनके लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कैंपेनिंग है, सिर्फ एक किसी न किसी सत्ता के लिए, किसी न किसी नेता के लिए, किसी न किसी व्यवस्था, जो भी व्यवस्थागत लोग हैं, तंत्र चलाने वाले, उनके लिए काम करना है। तो वो काडर बन गए हैं। वो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने देश में, खासकर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता संचालन करने वाली, तो उसके जो कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता, उसके पार्टी के मेंबर्स, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली, उससे भी ज्यादा भरोसेमंद आज के दौर में टेलीविजन चैनलों की पत्रकारिता हो गई है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में ही मैं आपको बताऊं, कल मैं सुन रहा था एक चैनल का, बहुत बड़ा चैनल है, और उसका जो रिपोर्टर है वो राजभवन के सामने या पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के सामने अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर पत्रकारिता कर रहा है। वो कांग्रेस के नेता जो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण किए हैं, रंधावा साहब, तो वो उनसे पूछता है कि तो आप चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण कर रहे हैं? वो बिल्कुल रूल आउट करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर शपथ ग्रहण होगा, लेकिन कौन करेगा ये अभी तक तय नहीं है। अब ठीक है, उनकी इच्छा रही होगी कि मैं करूं, लेकिन रिपोर्टर अगला जब नेता आता है उसके पास तो पूछता है कि क्या रंधावा साहब चीफ मिनिस्टर तो बन रहे हैं, वो तो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है? अब आप बताइए। दर्शकों के सामने वही रंधावा साहब से वो जब पूछता है तो कहते हैं कि नहीं, अभी कोई तय नहीं हुआ है कौन करेगा, लेकिन करेगा कोई ना कोई जरूर। लेकिन वही रिपोर्टर उनसे पूछता है कि अभी अभी रंधावा साहब हमसे कह कर गए हैं कि उनका शाम को अभी शपथ ग्रहण होने वाला है। तो पूरी रिपोर्टिंग को किस तरह से अविश्वसनीय, किस तरह से बिल्कुल किसी भरोसे के बगैर छोड़ दिया गया है, कैसी हास्यास्पद रिपोर्टिंग है, अब आप सोचिए। सत्ता के गलियारे में सूत्रों की दुनिया जटिल हो गई है। अधिकारी डर के मारे ऑफ रिकॉर्ड बात करने से घबराने लगे हैं। दूसरी तरफ आतंक और अपराध से जुड़ी खबरों को देखेंगे तो पता चलेगा कि अभी भी सूत्र सक्रिय हैं और अधिकारी सूत्र बनकर जो मन में आ रहा है बात कर रहे हैं, प्लांट करवा रहे हैं। हर दिन इन सूत्रों के हवाले से आपके जीवन में कितना जहर बोया गया है अंदाजा नहीं होगा। आतंक के नाम पर आप आज भी होने वाली रिपोर्टिंग को ध्यान से पढ़िए। आज भी सूत्रों के हवाले से न जाने कितने बेगुनाह मीडिया के जरिए जनता के बीच आतंकवादी साबित कर दिए जाते हैं। पुलिस के सूत्रों के हवाले से न जाने कितनी बार बकवास और मनगढ़ंत खबरें छपी हैं और लोगों का जीवन बर्बाद किया गया है। बल्कि सूत्रों का यह सिस्टम पुलिस को छूट देता है कि वो किसी के बारे में दोष साबित होने से पहले कुछ भी जनता के बीच स्थापित कर दे। यह किताब पुलिस की कारस्तानियों के दस्तावेज हैं, जिनमें उन युवाओं की कहानी दर्ज है जिन्हें पुलिस ने कहीं से उठाया और मीडिया के जरिए आतंकवादी साबित कर दिया। लोगों के बीच बनी धारणा की आड़ में 20-20 साल तक इन युवाओं को जेल में रखा गया और बाद में वे सबूतों के अभाव में बरी हो गए। लेकिन जब इन्हें पुलिस पकड़ती है तब आप गौर कीजिए कि किस तरह से सूत्रों के हवाले से इन्हें हर तरह से आतंकवादी बताया जाता है और पत्रकार पुलिस के नाम पर पुलिस का हर बकवास छापते हैं और आप पढ़ते हैं।
सूत्रों ने जितना पत्रकारिता को समृद्ध नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा इसने पत्रकारिता को स्टेट के हाथ में छोटा सा चाकू बना दिया, जिसके जरिए अनेक बेगुनाह लोगों की गर्दनें रेत दी गईं। स्पीकिंग टाइगर से छपी किताब फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट माई 14 ईयर स्ट्रगल टू प्रूव माई इनोसेंस के लेखक आमिर खान 18 साल की उम्र में आतंक के मामले में गिरफ्तार हो गए और 14 साल जेल में रहे। 2018 में मानवाधिकार आयोग ने आमिर को दिल्ली पुलिस से 5 लाख का मुआवजा भी दिलवाया, लेकिन आमिर की जिंदगी सूत्रों के हवाले से छपी खबरों के कारण तबाह हो गई। जब मैं जेल में था तो मुझको ये मेरे परिवार के द्वारा जानकारी मिल पाती थी कि जो मीडिया में तुम्हारे विरुद्ध जो है आरोप जो लगाए जा रहे हैं, बहुत संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं और उससे हमारी जिंदगियों को पर भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उस दौरान आरोपी जो बनाए जाते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी आज से 20-22 साल पहले, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे मीडिया के, बहुत मुख्तसरी ना सोशल मीडिया थी और ना ही इतने ब्रांड थे न्यूज़ के। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पुलिस आरोप लगाती थी उसी को छाप दिया जाता था हुबहू, और उसका असर ये पड़ता था कि आरोपी के केस में और आरोपी के जो परिवार वाले हैं उनको उसका दंड झेलना पड़ता था। और लोग ये मान लिया करते थे एक तरफा पढ़कर कि हाँ, हकीकत में ये ऐसे आरोपों में जो लगाए गए हैं वो उसका दोषी होगा। हालांकि कोर्ट में दोष सिद्ध नहीं हो पाता है या फैसला नहीं आ पाता है, लेकिन समाज में एक ये धारणा बना दी जाती है कि हाँ, उसने ये कृत्य किया होगा। सूत्रों ने राजनीतिक पत्रकारिता को लापरवाह होने की छूट दी तो अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर होने वाली पत्रकारिता के हाथ में एक हथियार भी दे दिया, जिसके सहारे कितने ही नौजवान आतंकवादी बना दिए गए या जिनके एनकाउंटर को देश की रक्षा के लिए जरूरी मान लिया गया। विश्वस्त सूत्र, आधिकारिक सूत्र, उच्च पदस्थ सूत्र, करीबी सूत्र, मेरे सूत्र, आपके सूत्र, तेरे सूत्र, ये सब बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन इनके नाम पर जो गैर जरूरी काम होता है उसे रोकने के लिए पत्रकारिता के भीतर जो सिस्टम होना चाहिए वो अब नहीं है, होगा भी नहीं। जरूर कई बार ऐसी स्थिति आती है जब एक पत्रकार के लिए अपने सूत्र की गोपनीयता की रक्षा करना उसका धर्म बन जाता है। इस नैतिकता के बिना पत्रकारिता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। फरवरी 2019 में हिंदू अखबार में रफाल विमान के सौदे से जुड़ी कई खबरें छप रही थी। तब इस कवरेज से परेशान केंद्र सरकार ने कह दिया कि अखबार ने मंत्रालय से फाइलें चोरी की और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया है। इसके जवाब में हिंदू अखबार के एन राम ने कहा कि आप भले ही से चोरी किए गए दस्तावेज कहें, हमें परवाह नहीं, हमें अपने विश्वस्त सूत्रों से ये दस्तावेज मिले हैं और हम अपने सोर्स की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोई हमसे इन सूत्रों के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकता है। हिंदू अखबार ने ये जो दस्तावेज हासिल किए हैं और छापे हैं वो संविधान के अनुच्छेद 19 की भावना के अनुसार हैं, जो हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी देता है। केंद्र सरकार रफाल की जांच की याचिका का विरोध इसी आधार पर कर रही थी कि ये चोरी के दस्तावेज हैं। तब अदालत ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि सीक्रेट की निशानी वाले दस्तावेजों को हासिल करना और छापने की मनाही है। इन्हें अदालत के सामने भी पेश किया जा सकता है। सरकार इन्हीं सूत्रों के नाम से आए दिन मनमानी खबरें छपवाती है, लेकिन जब कोई पत्रकार सूत्रों के हवाले से सही खबर छाप देता है तो सरकार उस पत्रकार और सूत्र के पीछे पड़ जाती है। इसलिए सूत्रों के खिलाफ एकदम से राय बनाना आसान नहीं, लेकिन सतर्क होना जरूरी है। दिक्कत यह है कि एक खिड़की खुली रखने के नाम पर झूठ का पूरा दरवाजा खुला रह जाता है। इराक युद्ध के समय टोनी ब्लेयर ने अपने देश से झूठ बोला था। जब चिलकॉट कमेटी की रिपोर्ट आई तो इस झूठ के लिए देश से माफी मांगी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह से सूत्रों के हवाले के नाम पर इराक के खिलाफ रासायनिक हथियार होने का झूठा प्रोपेगेंडा रचा गया और एक देश पर हमला कर उसके लाखों लोगों को मार दिया गया। अमेरिकी पत्रकार नॉर्मन पर्लस्टीन की इस किताब का नाम है ऑफ द रिकॉर्ड, द प्रेस, द गवर्नमेंट एंड द वॉर अगेंस्ट एनोनिमस सोर्सेस।
इस पत्रकार ने विश्वस्त सूत्रों के साथ रिपोर्टर की बातचीत का डिटेल कोर्ट को सौंप दिया था। इन पर आरोप लगा कि ऐसा कर नॉर्मन ने प्रेस को धोखा दिया है। बाद में नॉर्मन ने किताब लिखकर यह दलील दी कि बहुत जरूरी है कि सूचनाओं को लेकर सरकार की जवाबदेही तय हो और उनकी भी, जो इन सूचनाओं को जनता के बीच लाते हैं। विश्वस्त सूत्रों का इस्तेमाल प्रेस की आजादी के खिलाफ होता है, इसलिए ऐसा सिस्टम बने कि पत्रकार भी सूत्रों का नाम लें और सरकार सूचनाओं को आधिकारिक तौर पर रखने के लिए मजबूर हो। 2021 के साल में इस किताब का जिक्र एनराम ने किया। तब एनराम ने कहा था कि किसी संवेदनशील रिपोर्ट के लिए अपने सोर्स को गुप्त रखने की गारंटी देनी होगी। हमेशा ही ऐसा करना पेशेवर पत्रकारिता का हिस्सा रहेगा, लेकिन अज्ञात सूत्रों के द्वारा ज्यादातर बातचीत कॉन्फिडेंशियल नहीं होती है, बल्कि विश्वस्त सूत्र का दर्जा उस सूत्र के लिए ही होना चाहिए जो लोकहित में बेहद जरूरी सूचनाएं साझा करता है और जो ऐसा करते हुए अपनी नौकरी, अपना जीवन, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा देता है। मतलब कौन मंत्री बनेगा, यह इतनी भी बड़ी खबर नहीं है कि आप सूत्र का नाम ना बताएं। भारतीय पत्रकारिता की बड़ी समस्या यह है कि अधिकारी, कॉरपोरेट और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को लाइसेंस दे देता है कि वे अज्ञात सूत्र के पर्दे के पीछे छिपे रहें और खबरों की जगह का मनमाना इस्तेमाल करते रहें। एंकर खुलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तब रिपोर्टर के लिए ना करने का स्पेस नहीं बचता है। राजनीतिक पत्रकार भी न्यूज एंकर होता है और न्यूज एंकर भी राजनीतिक पत्रकार। एक ही चैनल में एक पार्टी के कई सिपाही हो गए हैं। राजनीतिक पत्रकारिता का संकट ही पूरी पत्रकारिता का संकट है, क्योंकि 2/3 से अधिक की पत्रकारिता राजनीतिक ही है। नेताओं को अब राजनीतिक पत्रकार की जरूरत नहीं रही, उनके नेता खुद ही ट्वीट कर देते हैं। मई 2019 में जब बिजनेस स्टैंडर्ड के सोमेश झा ने रिपोर्ट छाप दी कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं, तब मंत्रालय ने एनएसएसओ की इस रिपोर्ट को ड्राफ्ट रिपोर्ट कह दिया और कुछ समय बाद जुलाई 2019 में वित्त मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया कि अधिकारियों से बिना पूर्व अनुमति के पत्रकार मंत्रालय के भीतर नहीं आ सकते हैं। बाकायदा आदेश निकला। पत्रकारों ने जब हंगामा किया तब वित्त मंत्री के दफ्तर ने कहा कि मीडिया के प्रवेश को लेकर सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। एडिटर्स गिल्ड ने भी पत्रकारों के रोक पर हैरानी जताई थी। सवाल पूछने की कीमत बहुत बड़ी हो गई है। संपादक निकाल दिए जा रहे हैं, एंकर निकाल दिए जा रहे हैं, विज्ञापन रोक दिया जाता है। हाल ही में एक चैनल के एंकर ने दावा किया कि काबुल के एक होटल है, होटल में उसकी 5वीं मंजिल पर पाकिस्तानी सेना के अफसर तैनात हैं। एंकर ने क्या खूबसूरत अंग्रेजी में झूठा दावा कर दिया कि उसे यह जानकारी सूत्रों से मिल रही है। बाद में पता चला कि उस होटल में कोई 5वीं मंजिल ही नहीं है। सूत्रों ने प्रोपेगेंडा के नए नए द्वार खोल दिए हैं। अब दर्शक करे भी तो क्या करें। सूत्रों के हवाले से इस वाक्य में बहुत साफ है कि पत्रकारिता की दुनिया में कई बार खबर देने वाले, खबर तक पहुंचने वाले से ज्यादा जरूरी है खबर का सार्वजनिक होना, जिससे कि लोकतंत्र की आवाज बनी रहे। लेकिन मौजूदा दौर में जहां पत्रकारिता, खास तौर पर टेलीविजन की पत्रकारिता चंद चेहरों तक महदूद रह गई हूं, ऐसे में सूत्रों के हवाले से काम दरअसल उस नैरेटिव को सेट करके बार बार लूप चलाए जाने के लिए किया जा रहा है, जैसे कि आप नेशनल सिलेबस कहते हैं। और ऐसा होने से पत्रकारिता की आत्मा बचती नहीं बल्कि उसकी हत्या होती है। और सूत्रों के हवाले से का इस्तेमाल दरअसल खबरों को सार्वजनिक करने और बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खाल बचाने के लिए मीडिया संस्थान कर रहे हैं। पिछले ही सप्ताह देश के एक बड़े टेलीविजन संपादक ने सार्वजनिक तौर पर अपने प्राइम टाइम के कार्यक्रम में सेरेना होटल काबुल का हवाला दिया और बताया कि उसमें 5वीं मंजिल, और उसी पैनल में बैठे पीटीआई के स्पोक्स पर्सन ने अगले दिन कह दिया, जनाब यह तथ्यात्मक रूप से गलत है, इस पर सिर्फ 2 फ्लोर हैं। और उसके बाद इस बात पर कोई अफसोस नहीं है संपादक को। वो इस तरह ही फीफी कर रहे हैं जैसे कि वो कैंटीन में बैठे हो, देश के किसी न्यूज रूम में नहीं बैठे। तो दरअसल सूत्रों के हवाले से वो हालात उस स्थिति में जहां चेहरे सार्वजनिक ना हो लेकिन खबरें सार्वजनिक हो और उससे लोकतंत्र की आवाज बुलंद हो सके, ये दौर पीछे छूट गया है। और सूत्रों के हवाले को रिप्लेस कर दिया गया आईटी सेल से। आईटी सेल और आईटी सेल के स्टेटमेंट
सूत्र नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अपने एजेंडे हैं। उन्हें इस बात की क्यों चिंता होनी चाहिए, क्यों चिंता होगी कि मीडिया संस्थान की साख, पत्रकारिता की साख, पत्रकारों की साख को कैसे बट्टा लगता है। उनका जो अपना सिलेबस है वो कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक है कि हम आईटी सेल और सिर्फ ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म पर सामग्री आ रही है उसे हम सूत्रों के हवाले मानकर पत्रकारिता करें। जब सवाल यह किया जाता है कि इससे तथ्यात्मक गलतियां आती है, ये जानबूझकर गलतियां नहीं आती, ये पूरा एजेंडा सेट पैटर्न है जिसके तहत ये सारी चीजें आती है। कोरोना काल के दौरान देश के एक बड़े टेलीविजन संपादक को अलग अलग राज्यों की पुलिस ने बार बार सार्वजनिक रूप से कहा कि आप जो सूत्रों के हवाले से खबरें प्रसारित कर रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, वो गलत है, वो अफवाहें हैं, आप ऐसा ना करें, इससे बड़ी खराब हालात पैदा होंगे। और उस संपादक पर कोई असर नहीं, लगातार उन्होंने फेक न्यूज का प्रसारित किया और सूत्रों के हवाले पर सारी चीजें छोड़ दी। इसका मतलब है ये सारी चीजें इरादतन की जाती है और इसमें एक जीरो कॉस्ट कंटेंट पैदा किया जाता है, जिससे कि अपने दर्शकों को के दिमाग में जो एक रोज नफरत पैदा करने की जो खुराक है उसकी लगातार सप्लाई हो सके और तुरंत के तुरंत एक दुश्मन खड़ा किया जाए। हमारे समाचार चैनल दुर्भाग्य से उनका पहला काम अपने दर्शकों के बीच रोजमर्रा एक दुश्मन खड़ा करना है और उस दुश्मन पर उसको पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया जा सके। आप सीधे सीधे नहीं कह सकते कि सूत्रों के हवाले से रिपोर्टिंग बंद कर दी जाए, लेकिन ऐसी खबर आपने आखिरी बार कब देखी जिसमें पत्रकार मंत्रालय के भीतर से दस्तावेजों को लेकर आया हो, सरकार के दावों की पोल खोल रहा हो? किस हिंदी अखबार में देखी आपने? बहुत कम ऐसी खबरें देखी होंगी। अखबार की अपनी खबर भी नहीं होती आजकल। सूत्रों के नाम पर घंटों विश्लेषण चलता है और आपका वक्त बर्बाद होता है। इन खबरों की जगह जनहित से जुड़े कई गंभीर मुद्दे नहीं दिखाए जाते हैं। भारतीय पत्रकारिता को, पत्रकारिता की नैतिकता और नियमों को फिर से हासिल करने में दशकों लग जाएंगे। अव्वल तो ऐसी कोशिश भी नहीं दिखती है। आप ब्रेक ले लीजिए। आज भी सीवर की सफाई हाथ से होती है, मशीन से नहीं। सफाई कर्मचारी को जरूरी कपड़े और उपकरण भी नहीं दिए जाते हैं। पैसा वेतन तो अलग की बात है। लिहाजा दम घुटने से उनके मरने की खबरें आए दिन आती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ऐसी स्थिति में 10 लाख का मुआवजा देना होता है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए भी अदालत ही जाना होता है। सोहित मिश्र की ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा एक दिन नहीं होता कि मैं इंतजार नहीं करती हूँ वो आएंगे। जब भी कहीं जाती हूँ सोचती हूँ वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे, ये भी पता है मुझे। और वो सोसाइटी वालों को कभी हमारे ऊपर कोई दया नहीं आई, कभी तरस नहीं। हम जाके उनके सामने रोए भी। मैं गई थी तो मुझे बहुत रोना आया, क्योंकि मैं उस जगह पे खड़ी नहीं हो पा रही थी कि उस जगह पे मेरे पति की जान गई है, 3 लोगों की जान गई है और हम तीनों का क्या हालत होता है, हम तीनों कैसे सह रहे हैं, हमको पता है। पति का नाम आते ही विमला इसी तरह से बिलखने लगती है। मुंबई में कुर्ला इलाके के एक छोटे से घर में विमला 3 बच्चों और सास के साथ रहती हैं। दिसंबर 2019 में गोविंद चोरोटिया सहित 3 लोगों की मौत जहरीली गैस से हो गई थी, जब वो एक सोसाइटी के सीवर की सफाई के लिए गए थे। गोविंद की मौत के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। लॉकडाउन लगने के बाद में ना पुलिस, ना सरकार, ना कोर्ट कचहरी, किसी ने हमारी सुनी नहीं। और यहाँ पे जैसे लोगों को खाना बांटने वाले आते हैं, हमारे नगर सेवक है, जैसे कोई भी बड़े लोग हैं, तो हम भी वहाँ से लेके आते थे, क्योंकि हमको अपने बच्चों की पेट की भूख चाहिए मिटानी थी। तो वहाँ से टिफिन लेके आती थी और कभी नहीं होता था तो किसी से इधर उधर से कर्जा मांगती थी। बाकी 2 बच्चों की पढ़ाई तो उस वक्त ही छूट गई थी। 1 महीना उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, इसीलिए टीचर ने आगे लिया नहीं 10th की पढ़ाई में। और उसके बाद में मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है कि मैं अपने बच्चों को फिर से पढ़ा सकूं। नीता के पति संतोष कालसेकर उन 3 लोगों में शामिल थे जिनकी मौत जहरीली गैस से हुई। उनके जाने के बाद नीता का जीवन मुश्किल हो गया। लॉकडाउन के दौरान कई बार भूखा सोना पड़ा। बच्चों की देखभाल सही से नहीं हो पाने की वजह से
बच्चों को रिश्तेदार के पास छोड़ना पड़ा। हमारा घर चलाना मुश्किल हुआ था, 2 बच्चों को लेके। अभी किसी के पास मांगने जाएगा तो कोई ऐसा लॉकडाउन में देगा भी नहीं। काम पे नहीं जा सकती तो मेरे को कर्ज भी लेना पड़ा और भूखे भी सोना पड़ा। वो अभी भी बोलता है मैं इधर उधर जाएगा तो मेरे को मेरा पापा मिल जाएगा, लेकिन उसका पापा थोड़ा उसको मिलने वाला है। शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले को आंखें खोलने वाला मामला बताकर 1 महीने के भीतर तीनों परिवारों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया। इस मामले में पीड़ितों की ओर से ईशा सिंह पेश हुई थी। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा इंसाफ की जरूरत है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो आपको बहुत भारी कोर्ट फीस देनी पड़ती है जो बहुत लोग नहीं दे पाते हैं। पर दुख की बात ये है जिन लोगों को ये सबसे ज़्यादा ऐसी पेटिशंस की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा टाइम रजिस्ट्री में इन्हीं पेटिशंस पे लगता है, ऑब्जेक्शंस पे ऑब्जेक्शंस। और जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा अपना काम छोड़ के हाई कोर्ट में नहीं कर सकते क्योंकि हर दिन की सैलरी उनको मिलती है। सरकारी दावे चाहे जो कुछ कहें, हकीकत यही है कि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनके साथ अमानवीय तरीके से व्यवहार किया जाता है। मृत्यु के बाद ये लोग सरकार के लिए केवल एक आंकड़ा बनकर रह जाते हैं, लेकिन परिवार वालों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। भोपाल से अनुराग द्वारी और मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर और प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।